हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। इस वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया आपका, और जैसा कि आपको पता है भारतपुर में कोरोना का काफ़ी विस्फोट इसलिए चल रही है, इसलिए सभी बच्चों से एक बार कहना चाहूँगा घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें। इसी के साथ आज से वीडियो प्रारंभ करते हैं। 3rd चैप्टर चल रहा था आपका, और 3rd चैप्टर में इससे पहले जो आपको वीडियो था उसमें आपको द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के बारे में बताया था। ठीक है, द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन ये चैप्टर 3 का ही पार्ट है। भ्रूण का परिवर्धन, इसका अध्ययन सबसे पहले एक पादप था कैप्सेला वर्सा टेक्टोरिस। यह पादप क्रूसीफेरी कुल से आता है, और इस पादप के अंतर्गत सबसे पहले भ्रूण का अध्ययन हेंस्टी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह भ्रूण का जो परिवर्तन का अध्ययन है वो किसने किया था? हेंस्टी ने किया था। और किस पादप में किया था? कैप्सेला वर्सा टेक्टोरिस, जो क्रूसीफेरी कुल का पादप है, इसके अंतर्गत किया था। और इसी भ्रूण के परिवर्तन का अध्ययन हम एक सामान्य भ्रूण के परिवर्तन के अध्ययन के रूप में हम करेंगे। द्विनिषेचन पढ़ाते समय इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जब नर और मादा युग्मक का संलयन होता है तो युग्मक संलयन की प्रक्रिया के दौरान एक द्विगुणित अवस्था बनती है, इसको बोलते हैं युग्मनज, जो निषेचन से बनती है। अब ये युग्मनज आगे परिवर्तित होकर के क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। यहाँ पर हम द्विबीजपत्री भ्रूण का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो युग्मनज से क्या बनेगा? एक द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होगा। ये विकास किस प्रकार से होता है आप बड़े ध्यान से देकर के वो समझें। सबसे पहले क्या होता है, ये जो युग्मनज है, इस युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, और इससे 2 कोशिका बनती है। एक कोशिका कहलाती है भ्रूणी कोशिका या शीर्षस्थ कोशिका, और दूसरी कहलाती है आधारी कोशिका। ठीक है ना। अब ये जो भ्रूणी कोशिका है ये तो क्या बनती है? ये तो बनती है निभाग की ओर, और जो आधारी कोशिका है ये बनती है बीजांड द्वार की ओर। ठीक है, बीजांड में युग्मनज है, युग्मनज जब विभाजन होता है 2 कोशिका बनेगी, भ्रूणी कोशिका और आधारी कोशिका। तो बीजांड का जो विभाग वाला छोर होता है उधर तो होती है हमारी शीर्षस्थ या भ्रूणी कोशिका, क्योंकि ये भ्रूण का विकास करेगी, और बीजांड द्वार की ओर आधारी कोशिका होती है। हम पहले बात करते हैं भ्रूणी कोशिका की। भ्रूणी कोशिका में पहले अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, उसके बाद इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिससे 1 से 2 और 2 के बाद में 4 कोश की अवस्था बन जाती है। इसको बोलते हैं हम चतुष्टांशक। ये जो अवस्था है क्या कहलाती है? चतुष्टांशक। 4 कोश की अवस्था जो भ्रूण बनता है कहलाता है चतुष्टांशक। अब इस 4 कोश की अवस्था में जो चतुष्टांशक है, इस कुल कोशिकाओं में परिणत विभाजन होते हैं, जिससे 4 से 8 कोश की अवस्था बन जाती है, और ये कहलाती है अष्टांशक। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? देखो दोबारा, भ्रूणी कोशिका में पहले अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, फिर अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, और अनुप्रस्थ विभाजन के बाद में फिर परिणत विभाजन हुआ, जिससे चतुष्टांशक बना, और बाद में क्या बन गया? अष्टांशक बन गया। अब इस अष्टांशक कोशिकाओं में लगातार विभाजन होते हैं, जिससे कि एक भारी परत का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं डर्मेटोजन। ठीक है ना, सबसे भारी परत क्या बनती है? डर्मेटोजन। और आंतरिक कोशिकीय समूह होते हैं, अंदर वाले कोशिकीय समूह होते हैं, जो शेष पार्ट होता है अंदर कोशिकाओं का, उससे 20 पत्राधार बनेंगे, 20 पत्र के भरण विभाज्योतक बनेंगे। ठीक है ना, और प्राक ईरा तंत्र बनता है। 20 पत्राधार, ठीक है ना, 20 पत्र के भरण ऊतक और प्राक ईरा तंत्र का निर्माण इनके अंदर वाले जो ऊतक होते हैं इनसे होता है। अब ऐसा होने से लगातार क्या होता है? पहले तो ये भ्रूण गोलाकार था, अब गोलाकार होने के बाद में कैसा हो जाता है? ये लगातार विभाजन होने से ये हृदयाकार हो जाता है। ठीक, अभी आप ध्यान देना, यहाँ पर हम केवल किसकी बात कर रहे हैं? भ्रूणीय कोशिका की। आधारीय कोशिका में क्या परिवर्तन हुआ हमने अभी इसके बारे में चर्चा नहीं की है, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। ठीक है ना। भ्रूणीय कोशिका में परिवर्तन से चतुष्टांशक बना, अष्टांशक बना। ठीक है, और फिर इसमें डर्मेटोजन और आंतरिक ऊतक बन गए। बाद में भ्रूण कैसा हो गया? हृदयाकार हो गया।
हृदयाकार भ्रूण में सबसे बाहरी परत तो होगी डर्मेटोजन, अंदर वाली परत पेरिबेलियम कहलाती है, उससे अंदर प्लीरोम वाली परत कहलाती है, ठीक है ना। और पूरा पूरा ये पार्ट, ये जो पार्ट है क्या कहलाएगा, प्राग भ्रूण कहलाता है। अब ये जो हृदयाकार भ्रूण है, इसकी दो जो पालियां, बीच में गड्ढा बना हुआ है, इसकी दो पालियां हैं, ये दो पालियां आगे चलकर क्या बना देंगी, दो बीज पत्र बना देंगी, ठीक है। और बीज पत्र के बीच में ये आगे वाला हिस्सा ये पूरा भ्रूण बन जाता है, ठीक। अब ये तो हो गया हिस्सा किसका, भ्रूणीय कोशिका का। अब बात करते हैं आधारी कोशिका की। इसी बीच में क्या होता है, ये जो आधारी कोशिका है इसमें केवल अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होने से ये लगभग 7 से 8 कोश की लंबा एक निलंबक बनता है। 7 से 8 कोश की लंबा क्या बनता है, निलंबक। और निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है ये थोड़ी सी फूल करके मोटी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम चूसकांग। ये जो कोशिका है क्या कहलाती है, चूसकांग कोशिका कहलाती है, ठीक। जो बीजांड कायम धस करके पोषक पदार्थ ग्रहण करती है, ठीक। अब ये जो पूरा पूरा भ्रूण है ये दो पार्टों में बट जाता है, बीजपत्र और इसका भ्रूणीय अक्ष। ये इसका भ्रूणीय अक्ष है। अब इस भ्रूणीय अक्ष में ये दोनों बीजपत्र हैं, इसके बीजपत्रों के आधार भाग से यहां से प्रांकुर विकसित होता है। जब इस भ्रूण का अंकुरण होगा तो बीजपत्र के आधार भाग से क्या विकसित होगा, प्रांकुर, ठीक। और ये भ्रूणीय अक्ष के जो निचला हिस्सा है यहां से जो निलंबक है यहां से क्या विकसित होगा, मूलांकुर विकसित होगा, ठीक। अब ये जो निलंबक है इसके सबसे नीचे वाली जो कोशिका है जो मूलांकुर से जुड़ी हुई है, जहां से मूलांकुर विकसित होगा, और निलंबक की सबसे नीचे वाली कोशिका है, ये कोशिका क्या कहलाती है, हाइपोफाइसिस। क्या कहलाती है, हाइपोफाइसिस कहलाती है। जब मूलांकुर का विकास होता है तो इसके द्वारा मूलांकुर सीड्स का निर्माण होता है। इसका निर्माण होगा, मूलांकुर के सीड्स का निर्माण होता है, ठीक। अब भ्रूणीय अक्ष का वह पार्ट जो बीजपत्रों के आधार भाग पर होता है, ठीक है ना, भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी पार्ट है और बीजपत्रों की ओर है, इसको बोलेंगे बीजपत्रोपरिक, ठीक है ना। इसी प्रकार से भ्रूणीय अक्ष का जो आधारीय पार्ट है जिधर मूलांकुर है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बीजपत्राधार। क्या कहलाता है, बीजपत्राधार। ये दोनों शब्दों अच्छी तरह ध्यान रखना, बीजपत्रोपरिक क्या है और बीजपत्राधार क्या है, ठीक है ना। तो बीजपत्राधार क्या है, भ्रूणीय अक्ष का वह पार्ट है बीजपत्राधार जो मूलांकुर की ओर होता है, और बीजपत्रोपरिक जो बीजपत्र है, बीजपत्रों का जो आधार भाग है वहां पर बीजपत्रोपरिक होता है, भ्रूणीय अक्ष का पार्ट होता है। यहां से प्रांकुर विकसित होता है, प्रांकुर से आगे चल क्या बनेगा, प्ररोह तंत्र बनेगा, ठीक है। और मूलांकुर से आगे चल क्या बनेगा, जड़ तंत्र विकसित होगा, ठीक है। इस प्रकार से भ्रूण द्विपत्ति भ्रूण का विकास हो जाता है, ठीक है ना। ये पूरी प्रक्रिया एक युग्मनज से भ्रूण के विकास तक की होती है, ठीक है ना। एक बार इसको फिर से देखिए आप दोबारा से। ये निषेचन के दौरान क्या बना, युग्मनज बना। वास्तविक निषेचन जो हुआ था नर और मादा युग्म के संलयन से युग्मनज बना था। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे एक कोशिका बनी जिसको हमने नाम दिया शीर्षस्थ कोशिका जो निवाहक की ओर है, दूसरी बनी आधारी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है, ठीक है ना। शीर्षस्थ कोशिका में लगातार विभाजन होते हैं। पहले अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, इससे 2 कोश की अवस्था बन गई। इससे अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, 4 कोश की अवस्था बन गई जिसको हमने नाम दिया चतुष्टांशक। इसमें परिणत विभाजन होने से 8 कोश की अवस्था बन गई, इसको हमने नाम दिया अष्टांशक। अष्टांशक में लगातार विभाजन से एक बाह्य कोश की परत बन जाती है भ्रूण में, इसको बोलते हैं हम डर्मेटोजन। और एक आंतरिक कोशिकीय समूह बनता है, ठीक है ना, जिससे क्या बनता है, बीजपत्राधार, भरण विभाज्य होता है और प्रागेधा तंत्र आंतरिक ऊतकों से निर्मित होता है। शुरू में जो ये भ्रूण था, ये प्राग भ्रूण कैसा था, गोलाकार, बाद में कैसा हो जाता है, हृदयाकार। हृदयाकार भ्रूण के बीच में खांच है, इसके दोनों ओर उभार है, इनको बोलते हैं पाली। ये दोनों पाली विकसित होकर क्या बना देंगी, बीजपत्र बना देती है, ठीक है ना। अब जो आधारी कोशिका है, इस कोशिका में लगातार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे 7 से 10 कोश की लंबा निलंबक बनता है। इस निलंबक की जो अंतिम कोशिका होती है फूलकर मोटी हो जाती है, इसको बोलते हैं हम चूसकांग कोशिका, जो बीजांड कायम धस करके पोषण प्रदान करती रहती है।
अब इस समय ये जो भ्रूण है इसके दो पार्ट होते हैं, बीजपत्र और इसका भ्रूणी अक्ष, ठीक है ना। अब भ्रूणी अक्ष का ऊपरी पार्ट निभाग की और ये इधर क्या होते हैं इसके बीजपत्र। तो बीजपत्रों का आधार भाग से जहां पर दोनों बीजपत्रों के बीच की खांच होती है ये वाला हिस्सा, यहां से क्या विकसित होता है, परांकुर, ठीक है ना। और निलंबक का आधार भाग है, यहां से मूलांकुर विकसित होता है, ठीक। निलंबक के आधार भाग पर जो एक बड़ी कोशिका होती है उसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस, जो मूलांकुर के विकास समय मूल का शीर्ष बनाती है, ठीक है ना। बीजपत्रों का आधार भाग जो भ्रूणी अक्ष का ऊपरी पार्ट है इसको बोलते हैं बीजपत्रों पर एक, और भ्रूणी अक्ष का आधार पार्ट जो मूलांकुर की ओर होता है इसको बोलते हैं बीजपत्राधार, ठीक है ना। इस प्रकार से द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास इस प्रकार से पादपों में होता है, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो इसको फटाफट। हो गया, चलिए आगे। अब देखिए भ्रूण के विकास के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बीज का निर्माण। बीज का निर्माण, बीज का निर्माण कैसे होगा। बीज का निर्माण, ठीक। देखिए बीजांड में जो युग्मनज था उससे क्या बन गया, भ्रूण बन गया। अभी हमने बताया युग्मनज से भ्रूण का विकास हुआ था, द्विबीजपत्री भ्रूण। अब बीजांड में क्या होते हैं, ये जो पूरा पूरा बीजांड है इसके अंदर युग्मनज था, पूरा पूरा बीजांड ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये बीज में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। और इसके अंदर युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। अब बीजांड के चारों क्या थे, अध्यावरण, अध्यावरण, अध्यावरण से क्या बनेगा, बीजावरण, बीज के आवरण बनते हैं, बीज के चारों ओर जो आवरण बनते हैं वो किससे बनते हैं, अध्यावरण से। अध्यावरण की संख्या कितनी होती है, 2, तो बीजावरण भी कितने बनेंगे, 2, एक बाहरी बीजावरण और दूसरा आंतरिक बीजावरण, ठीक है ना। जो बाहरी बीजावरण होता है उसको बोलते हैं हम बीज चोर, या टेस्टा, और जो आंतरिक अध्यावरण होता है उसको क्या बनेगा, वो टैगमैन कहलाता है, ठीक है। आंतरिक जो आवरण बनेगा वो क्या कहलाएगा, टैगमैन कहलाएगा, ठीक है ना। बीजांड किसमें बदल जाएगा, बीज में। बीजांड जो अध्यावरण है वो सब क्या बनाएंगे, बीजावरण। बाहरी अध्यावरण से बीज चोर या टेस्टा बनता है, और आंतरिक अध्यावरण जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टैगमैन बोलेंगे, आंतरिक अध्यावरण बनते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से बीजावरण बन जाते हैं। युग्मनज से क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। अब बीजांड में क्या पार्ट रह गए, हाइलम रह गई, बीजांड ग्रंथ रह गया, ये सारे सारे एक चिन्ह के रूप में उसमें बीजांड में बीज के अंदर रह जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरा पूरा बीज, पूरा पूरा बीजांड एक बीज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। बीज बनने के बाद जो पूरा पूरा अंडा से होता है वो अंडा से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो फल में परिवर्तित हो जाएगा। अंडा से वाला हिस्सा था ये पार्ट, ये अंडा से था, अंडा से के अंदर बीजांड था ये, तो बीजांड तो क्या बन गया, बीज बन गया। और ये पूरा पूरा जो अंडा से है, ये पूरा पूरा पार्ट ये सब किससे बदल जाता है, ये फल में परिवर्तित हो जाता है, और फल के अंदर बीज
पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे फलों के अंदर। अब फल जो बनता है ये किससे बना? अंडाशय से। तो जिन फलों का निर्माण अंडाशय से होता है उन फलों को बोलते हैं सत्य फल। ज्यादातर पादपों में फलों का निर्माण अंडाशय से ही होता है, लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है, फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ पुष्प के अन्य पार्ट भी भाग लेते हैं, जैसे पुष्पासन है, ठीक है ना। तो ऐसे फलों को हम बोलेंगे जो अंडाशय का अतिरिक्त किसी अन्य पार्ट से बनते हैं, वो कहलाते हैं असत्य फल। जैसे सेब है, नाशपाती है, पुष्पासन से विकसित होता है, ठीक है ना, वो सब क्या कहलाएंगे? असत्य फल कहलाते हैं। इस प्रकार से पादपों में भ्रूण विकास के बाद बीज का निर्माण और फल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट और है। इससे पहले जो पार्ट हमने छोड़ा था भ्रूणकोश का विकास, भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ये लास्ट टॉपिक रह गया है जो इससे पहले था। वो कोई छोटा टॉपिक होता है इसलिए इतना लंबा वीडियो बनता नहीं, तो उसको मैंने पहले भ्रूण का परिवर्तन पहले ले लिया। कल हम लेंगे भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, और इसके अलावा बीज का निर्माण और फल के निर्माण में कोई हम दोबारा रिपीट करेंगे। और इसमें एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा पीडीए का अंतरण, ठीक है ना। भ्रूणपोष का विकास, बीज के प्रकार पढ़ेंगे, बीज भ्रूणपोषी और अभ्रूणपोषी किस प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, और पीडीए का अंतरण। तो 3 टॉपिक कल छोटे छोटे होंगे, तीनों को मिलाकर हम कल एक वीडियो बनाएंगे। तो उसके बाद में पूरा चैप्टर आपका तीसरा समाप्त हो जाएगा। और इसके नोट्स मैंने आपको पूरे कंप्लीट दे दिए है, ठीक है ना। तो पूरा तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट होने पर 3 चैप्टर आप कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसका पहले यूनिट आपका केवल एक चैप्टर रह जाएगा, चौथा छोटा सा चैप्टर है वो, तो 1-2 यूनिट वीडियो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना काफी है। थैंक यू।